कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने दरअसल खाकी उतारकर अपना रूप बदल लिया और डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए आती है क्योंकि CFSL टीम ने उनको जो सैंपल सौंपे थे, तो SSP ने उनसे कहा था कि जो कातिल है वो बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है, लेकिन एक छोटा सा सबूत पुलिस के हत्थे लग जाता है। काश उसका जो ब्लड सैंपल था, उसकी DNA रिपोर्ट अगर मिल जाए तो हम देखना चाहते हैं कि ये उससे मैच करती है या नहीं। अब इसके बाद जो खाकी होती है वो डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी तलाश कुछ ऐसी थी कि जो कुंवारे लड़के हों, ऑटो चालक हों या फिर ड्राइवर हों, कुछ ऐसे जो किराएदार हों, दूर दराज के रहने वाले हों। पुलिस लगभग 800 ऐसे लोगों का ब्लड सैंपल लेती है और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उनका मिलान करना शुरू किया, आखिरकार जो कातिल होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां पर यह घटना हुई, जहां पर यह कत्ल हुआ, दरअसल वहां से जो कातिल है वो महज 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी पर रहता है। और उस कातिल को पकड़ने पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग गया। घटनाक्रम का खुलासा किया गया तो पूरे प्रदेश में ना जहां जहां ये खबर फैली, बल्कि पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से ये खबर फैली। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की, एक ऐसे सीरियल किलर की, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज पर आपको ये एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। बात है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ का एक सेक्टर लगता है 38, एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूं 30 जुलाई 2010 की। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बूंदाबांदी चल रही थी, इसीलिए इस बूंदाबांदी से बचने के लिए एक लड़की एक टीन शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। बूंदाबांदी जिससे थोड़ी बहुत कम हो जाए, जिसके बाद वो अपने घर चली जाएगी। उसको लग रहा था कि मैं भीग न जाऊं, इसलिए बचने के लिए वहां पर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में एक पत्थर उसके सर में तेजी से लगता है और जैसे ही सर में लगता है वो लड़की जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जो कातिल होता है, जो व्यक्ति होता है जो मौके पर मौजूद था, जिसने पत्थर मारा था, उसने उसको अपनी गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद उसको जंगल की तरफ लेके गया और जब जंगल की तरफ लेके जाता है उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को बुरी तरह नोचता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां उसने अपने दांत न गड़ाए हैं। एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां पर उसने चोट ना पहुंचाई। और पूरी वारदात को अंजाम देता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, इसी बीच रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और उसी वक्त लड़की के फोन की घंटी बजती है। वो कातिल इस फोन को बड़े आराम से उठाता है और उठाने के बाद जो कातिल होता है उसकी बातचीत होती है। सामने उसका पिता बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, टैक्सी स्टैंड के पास जो स्कूटी खड़ी हुई है वहां पर जाकर देख लो। बस वो कातिल इतना बोलता है और फोन काट देता है और उसके बाद अपनी पूरी हवस मिटाकर वहां से चला जाता है। लड़की के जो पिता थे, लड़की के पिता को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। दरअसल लड़की का ये रोज का किस्सा था। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए जाती थी और अपने घर सेक्टर 38 से कुछ दूर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाता था, वहां पर जाती थी और कोर्स सीखने के बाद 9 बजे के आसपास घर में वापस आ जाया करती थी। लेकिन उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से लड़की थोड़ा सा इंतजार करती है ताकि बारिश थोड़ा सा बंद हो जाए तो वो वहां से अपना घर चली जाएगी। और स्कूटी उसके पास थी तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन जब लड़की घर पर नहीं आती है तो पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त थे, चाहे वो कोचिंग में हो या फिर
वैसे लड़के जो उसके आसपास के दोस्त हों या फिर उसके मिलने वाले, वहां पर जाके उसके पिताजी बातचीत करते हैं कि मेरी बेटा नेहा अभी तक नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को कहीं देखा है? वो पिता हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाते हैं और लेकिन हर घर से केवल एक ही जवाब मिलता है कि हमने उसे आखिरी वक्त नहीं देखा, बस कोचिंग से आई देखा, जिसने जिसको जो जितना पता था वो उसने वो बताया। टैक्सी स्टैंड के पास जो उसकी स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के पास जब वो जाते हैं तो स्कूटी को देखकर पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी स्कूटी के पास में थोड़ा सा ब्लड पड़ा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को हालांकि पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो दोस्त होते हैं और वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, और जो जान पहचान के लोग होते हैं वो भी पूरा कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच लड़की के जो पिता होते हैं वो जंगल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद लगातार अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे, नेहा तुम कहाँ हो, बेटा तुम कहाँ हो, हर बार आवाज लगा रहे थे। आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जहां जहां जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि अब ये मृत हो चुकी है, अब इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही पिता ये बात को सुनते हैं, उसकी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है और उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। यानी कि पहले उसका सर पर कोई भारी चीज मारी गई, उसके बाद उससे दरिंदगी की गई, उसके बाद उसका गला घोट कर उसकी जान ले ली गई। अब पुलिस के रडार पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिशें कर रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर ने सबको पकड़ा और पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट कराया, साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी की, ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि दोस्त कातिल हो। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई सबूत, पर्याप्त गवाह कुछ नहीं मिलता तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। फिर पुलिस कुछ ऐसे गुंडे जो तत्व होते हैं जिन पर पुलिस को शक होता है, ऐसे 500 लोगों की सूची बनाई जाती है और 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है। उस घटना स्थल पर सीएफएसएल की जो टीम को सबूत मिले थे उससे यह जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन 500 लोगों का डीएनए सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो किसी का मैच नहीं करता। कातिल आराम से बचकर निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले की चार्जशीट भी लगाती है, लेकिन कोर्ट में यह मामला इसलिए मजबूती नहीं पकड़ पाता क्योंकि न कोई गवाह था, न कोई सबूत था। पुलिस ने जिस तरह की रिपोर्ट लगाई थी उस तरह की रिपोर्ट ये जो कोर्ट होती है ये ठंडे बस्ते में डाल देती है। जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, धीरे धीरे क्या होता है, वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल भर बीतता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल बीत जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 11 जनवरी साल 2022 की। पति और पत्नी, पत्नी का नाम होता है मनदीप कौर और पति जो उसके साथ में होते हैं, ये लोग बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। 11 जनवरी 2022 की रात 8 बजे के आसपास दोनों खरीदारी उन लोगों ने कर ली थी, लेकिन जब वो पैसे देने की बात आती है तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो जो पति होता है वो बोलता है कि मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। तब उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब बस थोड़ी देर में आप पैसा लेकर आ जाइए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाते हैं, तुरंत अपने भतीजे से पैसा लेकर आते हैं। पैसा लेकर दुकानदार के पास जैसे पहुंचते हैं तो दुकानदार कहता है भाई साहब आपकी जो मैडम थी वो तो यहां से जा चुकी हैं, भाभी जी तो यहां से जा चुकी हैं। मैडम की उम्र होती है लगभग 40 साल के आसपास। अब वो उसे लगता है कि शायद वो घर पहुंच गई होगी,
तो जब वो व्यक्ति घर पर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिलती। आस पड़ोस वालों से पूछता है, रिश्तेदारों से पूछता है, और जहां तहां कोशिश कर सकता था वहां कोशिश करता है, जहां पहुंच सकता था पहुंचता है, जहां पहुंच सकता था पहुंचता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। मलया थाना क्षेत्र में अगले दिन एक जंगल का एरिया होता है। 12 जनवरी 2022 को यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है नग्न अवस्था में। जगह जगह का पर काटने के निशान, नोचने के निशान, जैसे किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई हो ऐसे निशान। उसके बाद उसको जंगल की तरफ खींच के ले जाया जाता है, उसके निशान। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। हालांकि वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल को इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने उसको जो कृत्य करना था वो आराम से कुकृत्य अपना कर रहा था। कृत्य करने के बाद वहां से बड़े इत्मीनान से निकल जाता है, और अगले दिन जब पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो CFSL टीम होती है, CFSL टीम ने जब इसको रीड करना शुरू किया, मनदीप कौर का केस को, तो पुलिस को ऐसा लगा कि जैसे पुलिस दोबारा उसी केस को पढ़ रही है। सेम टू सेम वैसी ही चीज है, कत्ल करने का वही अंदाज, मारने का वही अंदाज, रेप करने का वही तरीका, बिल्कुल एक जैसा। और पुलिस 12 साल पहले तो कच्चा खा चुकी थी। 500 लोगों के DNA सैंपल पुलिस के पास थे, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिली थी। पुलिस ने कंवरदीप कौर जो होती हैं SSP, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि साहब को कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद साल 2022 में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ऐसे ही आगे ये आदमी करता रहेगा अगर इसको पकड़ा नहीं गया, इसलिए इसको पकड़ना बेहद जरूरी है। इसके बाद SSP कंवरदीप कौर जो होते हैं, उन्होंने एक टीम गठित की। इसमें DSP चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास, इन लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है। इन लोगों से कहा जाता है कि कुछ भी करिए, मुझे हर हाल में ये कातिल चाहिए। पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो पुलिस के पास पहले से ही थी, और इसलिए उनके पास दोबारा जाने की जरूरत थी नहीं। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की, और ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, रेहड़ी फाड़ी लगाने वाले जो मजदूर थे, ऐसे जो लोग थे, किराएदार, कुंवारे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू किया। और घर घर जाते थे। घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सबका ब्लड सैंपल मिल जाए, क्योंकि लेडीज का ब्लड सैंपल इतना मायने नहीं रखता था, सिर्फ मायने रखता था पुरुष का ब्लड सैंपल। इसलिए घर घर जाकर जब वो जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे और बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं, और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना होगा, फिलहाल अभी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। जुलाई 2023 का वाकया है, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास जो वहां पर इलाका था, सब जगह घूमा जाता है। और घूमते घूमते सेक्टर 38 का झुग्गी नंबर 16 में जब पुलिस पहुंचती तो वहां पर मोनू कुमार नाम का एक लड़का था। काफी देर हो जाती है, उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे, तो उसकी माँ जो होती है, वो माँ कहती है कि मेरा बेटा अभी टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो बाहर आ जाएगा तो आप उसका ब्लड सैंपल ले लेना। पुलिस को टॉयलेट से निकलने में कम से कम उसको आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, और पुलिस को उस वक्त शक तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वो अंदर बैठे बैठे सारी आवाज सुन रहा था, कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस वालों से जो डॉक्टर का भेष बनाकर आए थे, उनसे जब बात करता है तो पुलिस वालों का मकसद था उनका जांच करना। उन्होंने मोनू को बड़े प्यार से पुचकार के उससे बात करने की कोशिश की। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा ठीक है, अब तुमको जहां भी जाना है तुम आराम से जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। वहां से पुलिस वाले चले जाते हैं, और अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में ब्लड की रिपोर्ट आ जाती है। और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद
यह 300 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था। जब मिलान किया जाता है तो मोनू कुमार की जो ब्लड रिपोर्ट होती है वो उससे मैच कर जाती है। पुलिस वाले फिर से घर आते हैं और मई 2024 को पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि पुलिस के रूप में मोनू को जैसे ही देखते हैं, मोनू उनका पहचान गया कि ये वही डॉक्टर है जो पुलिस वाले हैं जो डॉक्टर बनकर आए थे। मोनू के घर जाने के बाद मोनू को आवाज लगाई जाती है तो मोनू आता है और देखते ही भौचक्का रह जाता है। मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दो, शायद भविष्य में अब तुम्हारे हाथ की रोटी खाने को मुझे नसीब नहीं होगा, इसलिए माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले भी इंतजार करते हैं कि ठीक है रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो होगा वो थोड़ी बहुत रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने उसका इंतजार किया, उसने अपने माँ की हाथ की बनाई हुई रोटी खाई और इसके बाद पुलिस वाले उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो घटना स्थल होता है, घटना स्थल से मोनू की जो घर की दूरी होती है, जिस झुग्गी नंबर 16 में वो रह रहा था सेक्टर 38 में, वो महज 500 मीटर की थी। जिस वक्त उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, पहले नेहा के साथ, वो 20 साल का था उस समय, पुलिस को शायद उस वक्त उस पर इतना सख्त नहीं हुआ था। अगर उसी समय हो जाता, ब्लड सैंपल ले लिया होता तो कातिल पहले ही पकड़ गया होता। ये जो मनदीप कौर की हत्या हुई ये कभी नहीं होती। जब इस मामले की जांच पड़ताल करना पुलिस शुरू करती है तब पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगती है चंबा। 19 सितंबर 2008 का यह वाकया है। उसने ऐसे ही डिट्टो सेम टू सेम एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया, नेहा का, मनदीप कौर का, और ठीक वैसे ही एक और घटना का अंजाम दिया। इस तर्ज पर दिया, इसी तरह दिया। रेप करने का तरीका भी वही, हत्या का तरीका भी वही, और करने के बाद कोई सबूत नहीं मिले। 18 महीने तक कोर्ट में विचाराधीन ये मामला रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस ने आखिरकार उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जिस पर पता चला कि चोरी, झपटमारी और इस तरीके के उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। लगभग गिनती की जाए तो 7 मुकदमे उसके ऊपर थे। एक एक करके हिमाचल प्रदेश के चंबा में जब वहां पर जो आरोपी जो इसने कृत्य किया था, दुष्कर्म के बाद इसने हत्या की थी, चंडीगढ़ पुलिस का यह दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है। दोनों कत्ल मोनू ने किए हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं उसके बारे में, और ये पता करने की कोशिश जब की गई तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की जो कोशिश थी वो कोशिश बस इतनी ही है कि कम से कम समय में इस कातिल के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और कम से कम समय में इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो ये भयानक काम किया, इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं था। आपको जागरूक और सचेत करना चाहता था कि समाज में इस तरीके के भी लोग रहते हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। और हाँ, कातिल कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, यदि पुलिस अपनी जिद पर आ जाए और पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो कातिल हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। भले वो चाहे जमीन की बात हो, चाहे आसमान की बात हो, पुलिस कहीं से भी खोज निकालती है और कातिल कभी बचकर नहीं निकल सकता, कोई कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो। सबूत कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाता ही है। यहां भी उसने सबूत छोड़ा था क्योंकि उसके जो कुछ ऐसे निशान थे शरीर पर जिसके ब्लड का सैंपल लिया जा सकता था। और इसलिए दोस्तों, मैं इस तरह की खबरें, इस तरह के घटना, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, इस तरह की मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।